पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय संविधान सभा के गठन का मूल प्रारूप का अध्ययन किया था। आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि संविधान सभा किस रूप में कार्य करती थी। इस बात को हम विश्लेषण कर चुके थे कि भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के तहत अस्तित्व में आई और शुरुआत में भारत और पाकिस्तान, जो आज बना पाकिस्तान है, में पूरे देश के लिए एक ही संविधान सभा का प्रस्ताव था। परंतु बाद में माउंटबेटन योजना में भारत और पाकिस्तान को दो डोमिनियन स्टेटों में बांट दिया गया और दोनों देशों के लिए दो अलग अलग संविधान सभाओं की व्यवस्था भी की गई। तो भारत विभाजन संविधान सभा का पहली बैठक गठन 6 दिसंबर 1946 में हो गया था। 9 दिसंबर को पहली जब बैठक हुई तो सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने एक संवैधानिक सलाहकार की भी मदद हासिल की। उनका नाम BN राव था और संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण विषयों में उनकी राय बड़ी महत्वपूर्ण रही। संविधान निर्माण में लगभग 16 समितियां ऐसी थीं जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। उन 16 समितियों के अलग अलग अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। इसमें NG अयंगर, BL मित्रा, KM मुंशी, कृष्णस्वामी अयंगर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान सदस्य थे। बाद में DP खेतान की जगह TT कृष्णमाचारी और BL मित्रा के स्थान पर N माधवराव को नियुक्त किया गया। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण समिति थी प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों संबंधी समिति भी एक थी, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी एक सलाहकारी समिति थी, जिसके अध्यक्ष पटेल थे। और मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति भी थी, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। और संघीय शक्ति संबंधी समिति भी थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह संविधान सभा ने अपनी कार्यवाहियों को समितियों के माध्यम से संपन्न करने का निर्णय लिया गया। संविधान सभा में जिन लोगों का प्रमुख योगदान रहा, 4 बड़े नाम हम गिनते हैं कि सरदार पटेल, नेहरू, डॉक्टर BN अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा संविधान निर्माण में। इस तरह इन पांचों की महत्वपूर्ण परामर्श और निर्देशन में संविधान निर्माण का कार्य किया गया। संविधान सभा में ज़्यादातर इस बात की कोशिश की गई कि संविधान के महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांतों के मामलों में सर्वसहमति से ही निर्णय लिए जाए और जब आवश्यक हो तभी मतदान कराया जाए। तो इस रूप में भारतीय संविधान, और ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका था कि संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसमें जो लक्ष्य और उद्देश्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं, वो लगभग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक लंबी लड़ाई का परिणाम था और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं की भावी भारत के प्रति जो संकल्पना है उसको भी अभिव्यक्त करता है। तो इस रूप में हमें ये बात समझनी चाहिए कि संविधान सभा यद्यपि एक ब्रिटिश सरकार का एक निर्णय के फलस्वरूप अस्तित्व में आई, एक प्रत्यक्ष निर्वाचन के फलस्वरूप अस्तित्व में आई, परंतु इस बात को जो इनकार नहीं किया जा सकता कि जो संविधान बना है वो भारतीयों की मूल आकांक्षाओं, इच्छाओं और लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करता है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई के दौरान जो महत्वपूर्ण हमने उपलब्धि, जिन मूल्यों को लेकर हमने लड़ाई की और जिन मूल्यों को अर्जित किया उस लड़ाई के दौरान, वह सब संविधान
में प्रतिबिंबित और ख़ास तौर पर संविधान की उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण है भारत का उद्देश्य प्रस्ताव, जो नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान भारत की संविधान की प्रस्तावना में बड़ी व्यापक साम्यता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये बात कही गई कि भारत एक संपूर्णभूता संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं बनाएगा। स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाएगा। भारत को नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता दी जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े जनजातियों और दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। संविधान उद्देश्य प्रस्ताव में ये भी निर्णित किया गया, ये भी घोषित किया गया कि समस्त भारतीय संघ और उसकी इकाइयों की समस्त राष्ट्र शक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता है। तो इस रूप में उद्देश्य प्रस्ताव उस उद्देश्य को स्पष्ट करता है जो हमारे भारतीय संविधान को बनाने का मूल आधार है। तो इस रूप में भारतीय संविधान सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण ही नहीं कर रहा है, बल्कि व्यवस्था का रूपांतरण भी कर रहा है। अब ऐसा संविधान बनाना ज़रूरी था जो भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करे, नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकार प्रदान करे, जिन अधिकारों की एक लंबी लड़ाई हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लड़ी। तीसरा, हमें संविधान को सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं बनाए रखना है, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का एक व्यापक दस्तावेज भी बनाना है। तो इस उद्देश्य से भी संविधान का निर्माण किया जाना बहुत ज़रूरी है। और चौथा है कि संविधान में भारत के आर्थिक विकास के लिए भी व्यापक और आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए और ख़ास तौर पे समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए भी पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान होने आवश्यक थे। तो इसलिए भारतीय संविधान व्यापक रूप में जो संविधान सभा थी उसको एक व्यापक दायित्व मिला था कि वो किस तरह एक ऐसा संविधान बनाए जो भारत देश जैसे बहु धार्मिक, बहुभाषाई, बहु सांस्कृतिक देश के लिए व्यापक रूप से लागू किया जा सके। तो ये वाकई में एक कठिन निर्णय था और कठिन प्रक्रिया थी, और हम विभाजन का दंश भी झेल चुके थे। तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा ने जो काम किया और उसके बाद जो संविधान बन के आया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, निसंदेह वे एक बड़ी महत्वपूर्ण और भागीरथ प्रयास था भारतीय संविधान को बनाने में। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई है वह 24 दिसंबर 1946 को हुई है। वैसे मैं आपको बता चुका था कि 26 नवंबर 1946 को संविधान के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू कर दिया गया, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। तो इस रूप में संविधान सभा, मैं आपको कल भी इस बात पर विवेचन कर चुके थे कि संविधान सभा के बाद दोहरे दायित्व थे। एक और उसे भारत का अंतरिम संसद के रूप में काम करना था, और दूसरी ओर संविधान निर्माण का भी काम करना था। तो दोनों काम भारत की संविधान सभा ने बिल्कुल बखूबी अंजाम दिए, और जो संविधान बनकर आया वो निसंदेह भारत की भारतीयों की आकांक्षाओं और इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। यद्यपि संविधान सभा में कई प्रश्न ऐसे आए जिस पर जटिल वाद विवाद उत्पन्न हुआ, मतभेद उत्पन्न हुए, परंतु फिर भी अंत में निर्णय जैसे समाजवाद के प्रश्न पर हुआ, इसलिए समाजवाद को मूल संविधान में नहीं डाला गया। संपत्ति का अधिकार भी ऐसा अधिकार रहा जिसको लेकर काफ़ी वाद विवाद रहा। तो ये कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर संविधान सभा में व्यापक बहस छिड़ी,
और ये बहस इस बात को प्रतिबिंबित करती है कि संविधान सभा के सदस्य भारतीय हितों और भारतीय जनता के हितों के प्रति कितने सचेत थे और अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार अपनी बातों को प्रखर रूप से रख रहे थे। तो संविधान सभा एक ऐसी जगह नहीं बन पाई जिसमें कुछ लोग अपनी मनमर्जी से अपने प्रावधान लागू करवा रहे हैं, बल्कि व्यापक सहमति और सर्वसहमति से निर्णय तक पहुंचने का प्रयास किया गया। तो इस रूप में भारत की संविधान सभा दुनिया में एक अनुपम उदाहरण है कि भारत जैसे बहुत धार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषाई देश में के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो सबको समान रूप से मान्य हो, ये इस काम को भारतीय संविधान सभा ने बखूबी से पूर्ण किया। तो ये भारतीय संविधान सभाओं का विश्लेषण का विवेचन था कि भारतीय संविधान सभा किस रूप में काम करती रही। कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठे जिसमें विवाद हुआ। उन विवादों का हम अध्ययन लगभग जब संविधान की विभिन्न धाराएं और विभिन्न अध्यायों का अध्ययन करेंगे तब उन विवादों को उनमें ही समाहित करते हुए उनका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह भारतीय संविधान सभा पूरी दुनिया के लिए एक अनुपम उदाहरण बनी, जिसने भारतीयों जैसे भारत जैसे देश के लिए जो सदियों से गुलामी की जंजीरों को काट कर आगे बढ़ा, उसके लिए एक नवीन और प्रगतिशील संविधान बनाया।